Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. So we are going to start with regression now. The topics that we would be covering in this lecture are ordinary least squares regression method, simple linear regression method and regression coefficients. So moving on to our very first slide. देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया है कि regression का क्या use होता है. Covariance tells us about the direction of relationship between two variables. Then correlation with direction also tells us about the strength or degree of relationship between two variables. But जो चीज़ ये दोनों ही measures नहीं बताते हैं वो है magnitude. The actual change वो हमें regression से पता चलता है. लेकिन एक वेरिएबल के रिस्पॉन्स में दूसरे वेरिएबल में एक्चुअल चेंजेस फाइंड आउट करने के लिए, एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा वेरिएबल कॉज है और कौन सा वेरिएबल इफेक्ट है, यानी कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो कोरिलेशन एंड कोवेरियंस नॉट नेसेसरीली इम्प्लाइज कॉजेशन. उसमें ज़रूरी नहीं था कि कॉज एंड इफेक्ट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था. बट जब हम रिग्रेशन स्टडी कर रहे हैं और हम एक वेरिएबल की वैल्यूज़ के बेसिस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि उन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो. और इस तरीके से वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि एक रिसर्चर को ये पता हो कि कौन सा वेरिएबल कॉज है, कौन सा वेरिएबल इफेक्ट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है. बिकॉज व्हाट हैपन्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज़ के बेसिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाली जाती हैं. ऑलवेज रिमेंबर. तो देखिए रिग्रेशन क्या है, हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएटेड वेरिएबल्स. कोरिलेटेड वेरिएबल शब्द नहीं आया, एसोसिएटेड वेरिएबल आया. क्यों? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एसोसिएशन, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं ना वो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरीके के रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं. सो रिग्रेशन मेथड भी लीनियर रिलेशनशिप एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दोनों तरीके के रिलेशनशिप को स्टडी करता है. ठीक है. सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएटेड वेरिएबल्स जहाँ पर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, वेयर इन वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट है. ऐसी स्टडी को हम रिग्रेशन बोलते हैं. सो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल जिसमें हम फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करते हैं. दो वेरिएबल्स या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में भी कर सकते हैं. ठीक है. और जो है इससे हमें फ़ायदा क्या है, हमें पता चल जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में एक स्पेसिफिक चेंज आने पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में कितना चेंज होगा. यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू में जो भी चेंजेस आते हैं उसके रिस्पॉन्स में डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने चेंजेस आएंगे, क्या अमाउंट ऑफ चेंज होगा. So the variable that forms the basis for predicting another variable is known as independent variable. जो cause है जिसकी वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कह सकते हैं. क्यों एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल? क्योंकि यही वेरिएबल एक्सप्लेन करता है, यही कारण है कि क्यों दूसरे वेरिएबल में चेंज आया है. इसको प्रेडिक्टर वेरिएबल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आ सकता है. ठीक है. और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें चेंजेस आएगा उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल या प्रेडिक्टेड वेरिएबल. मतलब जिस वेरिएबल की वैल्यू हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे निकाल रहे हैं, जिसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या फिर उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोला जा सकता है बिकॉज इट इज चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. इनकम और एक्सपेंडिचर वाले एग्जाम्पल ले लो. सो लेट्स से इनकम ऑफ अ पर्सन एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन. ठीक है. सो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों आपस में एसोसिएटेड वेरिएबल्स हैं. इसमें कॉज क्या होगा? कॉज ऑब्वियसली होगा इनकम ऑफ अ पर्सन, ये कॉज होगा और यहाँ पर इफेक्ट शो होगा. एक पर्सन की अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी यूजुअली इंक्रीज होता है. सो इनकम जो है उसको यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाना चाहिए है और एक्सपेंडिचर को यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाना चाहिए है. सो इनकम इज द कॉज, इनकम बेस है, इनकम कारण है. पहले इनकम की वैल्यू चेंज होगी, फिर इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा एक्सपेंडिचर में कि अगर इनकम बढ़ी तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ. तो एक्सपेंडिचर में हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा. तो एक्सपेंडिचर इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. फिर देखिए इट मेजर्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डाटा. यहां पर ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डाटा होना अच्छी बात है. क्यों?
इनकम जो है वो रुपीज़ में चेंज हो रही है, एक्सपेंडिचर भी रुपीज़ में ही तो चेंज होगा। यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो बिना यूनिट्स के यूजलेस होती है। सो अगर हम बोलें कि एक्सपेंडिचर 10 चेंज हुआ, क्या मतलब है भाई कि 10 चेंज हुआ, 10 रुपये बढ़ा, ऐसे बोलो तो समझ में आता है। सो इसीलिए यहाँ पर यूनिट्स अटैच रहते हैं। It provides estimates of values of dependent variables from values of independent variable. Cause and effect relationship establish होता है, independent variable की वजह से dependent variable में कितना change आया है वो पता चलता है, but सबसे important है ये शब्द it estimates। सिर्फ एस्टिमेशन ही लगा सकते हैं, सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तभी ऊपर शब्द आए थे प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड प्रेडिक्टेड वेरिएबल, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिग्रेशन मॉडल लगा के हमने जो वैल्यू निकाली हो कि भाई इनकम के चेंज होने पर एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू मार्केट में वही हो या एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस जो एक रिसर्चर रिकॉर्ड करता है वो उतनी ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, हम सिर्फ एक एस्टिमेट लगाते हैं। This can be applied unlike correlation for any type of relationship, linear as well as curvilinear. दोनों तरीके के relationships पर ये apply किया जा सकता है, इसलिए regression obviously is more useful. Moving on to next slide. देखिए हर measure कहीं ना कहीं useful होता है, depend करता है कि exactly what a researcher is trying to find out. तो सबसे पहले लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन मेथड। क्या है ये लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड? सबको छोड़ो, जस्ट लुक एट द डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में जो पॉइंट्स हैं, हमें एक ऐसी लाइन बनानी है। अच्छा ये पॉइंट्स कैसे, अगर आपको कोरिलेशन का स्कैटर डायग्राम मेथड याद हो तो हम क्या करते थे, दो वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज हमको दे रखी होती थी सिंपली वो प्लॉट करेंगे, तो वही जो वैल्यूज है वही इन पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। अब जो है इन पॉइंट्स के बीच से हमें ऐसी लाइन बनानी है जो इन सब पॉइंट्स के साथ क्लोजेस्ट रिलेशनशिप रखे और इन सारे पॉइंट से उसका डिस्टेंस कम से कम हो, मिनिमम से मिनिमम हो। सो लुक एट द रेड लाइन, रेड लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, दिस एंड दिस ओनली। लुक एट द ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन तो मुझे लगता है एक ही पॉइंट से जा रही है, ये वाला, ठीक है। बट लुक एट द ब्लू लाइन, 1 2 3 और ये वाले पे भी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ उसके बहुत ही नियर है, तो लगभग 3-4 पॉइंट से पास हो रही है। सो यानी कि ब्लू लाइन जो है वो एक ऐसी लाइन है जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है बिटवीन ऑल दीज पॉइंट्स, और जो बचे हुए पॉइंट्स भी है उनसे उसकी दूरी मिनिमम है। जैसे इस वाले पॉइंट को ब्लू लाइन नहीं टच कर रही है, फिर भी इससे दूरी काफ़ी कम है। सो ब्लू लाइन इज द लाइन इस पर्टिकुलर केस में जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएगी इन सारे पॉइंट्स के साथ, और जो बचे हुए पॉइंट्स होंगे उसके साथ उसका डिस्टेंस भी सबसे कम है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिर रिग्रेशन लाइन। सो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें जो है रिलेशनशिप डेवलप करनी है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, बट कैसे? थ्रू अ लीनियर लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसके थ्रू हम जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं वेरिएबल्स के बीच में। देखो न्यूमेरिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि ये चीज़ कैसे करी जाती है, बट वो आगे आएगा। द लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि स्कैटर ऑफ डाटा पॉइंट्स के थ्रू जो है ड्रॉ करी जाती है, जो उनके बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। कोशिश क्या होनी चाहिए है? मिनिमाइजेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एक्चुअल स्कोर्स फ्रॉम द प्रेडिक्टेड स्कोर्स। हम जो रिग्रेशन मॉडल के बेसिस पे इक्वेशन बनाएंगे जिसके थ्रू हम वैल्यूज प्रेडिक्ट करेंगे, तो हमारी प्रेडिक्ट करी गई वैल्यूज में और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस होती हैं रिसर्चर की उसके बीच में कम से कम गैप होना चाहिए है, तभी एरर जो है वो कम से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सो जब इनकम किसी व्यक्ति की 50,000 होती है तो ऑन एन एवरेज एक्सपेंडिचर कितना होता है, इस चीज़ का हमको पता लगाना है। सो हम जो है इक्वेशंस बनाते हैं इसके लिए, इस तरीके की इक्वेशंस बनाते हैं। ये इक्वेशन बनाना हम आगे सीखेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसमें पहले तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसका भी तरीका आगे सीखेंगे। सो y लेट्स से इज इक्वल टू 5 प्लस 2x, ठीक है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इनकम जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकम के बेसिस पे एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है। सो इनकम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है इसको यहाँ x की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है, और इससे जो है हमारी एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स से पुट करके देखते हैं, इट शुड बी इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 50,000। सो 2 इंटू 50,000 इज 1 लाख, ठीक है। सो 1 लाख 5 रुपीज़, ये जो है
वैल्यू आ गई हमारे एक्सपेंडिचर की। अब हमने वैल्यू क्या निकाली, 1,05,000। जब रिसर्चर ने एक्चुअल में डाटा कलेक्ट किया कि जिन लोगों की इनकम 50,000 है उनका एक्सपेंडिचर कितना है, तो उसका जो है ऑब्जर्वेशन आया 1,00,000 रुपए कि जिन लोगों की इनकम जो है 50,000 है। मैंने रैंडम मॉडल लिया है इसीलिए जो है 50,000 में जो है 50,000 की इनकम में 1,00,000 रुपए का खर्चा दिख रहा है। एक्चुअली बाकी के 50,000 सेविंग से आ रहे होंगे, बट स्टिल अगर मैं इसको बहुत प्रॉपर बनाऊं तो देखो ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। सो चलो 2 की जगह पे यहाँ पे 0.5 कर देती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल मॉडल लगेगा। So let's make it 0.5x, ठीक है। तो 0.5 of 50,000 that would be equal to 25,000। अब ठीक है आई गेस, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर जो हमने प्रेडिक्ट किया है ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इक्वेशन के थ्रू, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है। सो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई 25,005 रुपीज, 25,005 रुपीज। और इसको भी 500 कर लो, 5 रुपए उसके साथ बड़ा ही वैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है। सो 25,500 ये सही है अब बिल्कुल ठीक। 50,000 की इनकम है अगर व्यक्ति की, तो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आया कि उसका खर्चा कितना होगा, उसमें से 25,500 रुपए वो व्यक्ति खर्च कर देता होगा। अब एक रिसर्चर ने जब एक्चुअल में डाटा कलेक्ट किया, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ली, तो उसको ये आया डाटा में कि भाई जिन लोगों की इनकम 50,000 है ऑन एन एवरेज वो 25,000 रुपए का खर्चा करते हैं। तो ये क्या आई, ये एक्चुअल वैल्यूज आई, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस आई। तो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू में और एक्चुअल में जो डाटा कलेक्ट किया गया उससे जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है उन दोनों में फर्क है। कितने का फर्क है, 500 रुपए का फर्क है। तो फर्क जो है वो काफी कम है। तो इसी फर्क को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए है। तो ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनती है, यहाँ तो अभी डायग्राम में हमने सिर्फ विजुअली देख के ऐसी लाइन बना दी जो कि सारे पॉइंट्स को लगभग टच कर रही हो या क्लोजेस्ट हो सबसे, लेकिन वैसे ये लाइन ऐसे नहीं बनाई जाती है, ये इस इक्वेशन के बेसिस पे लाइन बनाई जाती है। तो ये जो लाइन होती है ना, वो लाइन शो करती है हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज, और जो एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो उसके आसपास पॉइंट्स प्लॉट करे जाते हैं। और जो डिस्टेंस होता है लाइन का और पॉइंट्स के बीच में, उसको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे कि हमने जो मॉडल बनाया है वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए वो एक्चुअल ओरिजिनल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के बिल्कुल ही नियर हो, उसमें डिफरेंस नहीं हो। So it is a line that tries to minimize the distance, कम से कम करने की कोशिश करनी है between the actual scores and the predicted values है या predicted scores. The objective of least squares regression is to ensure that the line drawn through the set of values provided establishes the closest relationship between values. हमको ऐसी इक्वेशन डेवलप करनी है जिस इक्वेशन के बेसिस पे हम जो लाइन बनाए, ठीक है, वो जो है कम से कम एरर वाली लाइन हो, वो एक्चुअल में जो ओरिजिनल वैल्यूज है उससे बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर सके। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स, अब रेसिडुअल्स क्या होते हैं, एरर। जैसे यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया कि 25,500 रुपए खर्चा होगा और एक्चुअल में खर्चा कितना कर रहे थे वो लोग जिनकी तनख्वाह 50,000 थी, 25,000, तो डिफरेंस कितना है, 500। ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं रेसिडुअल। तो हमें क्या कोशिश करनी है, दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स, यानी कि जो एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू है और जो हमने प्रेडिक्ट करी है वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमल हो, यानी कि वो कम से कम हो। और इसीलिए इस मेथड को लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड के नाम से बोला गया। बाय लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट मतलब जो डिफरेंस है, जो एरर टर्म है, जो रेसिडुअल है, उसको कम से कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और सम ऑफ स्क्वायर्स को क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंस आएगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है एक्चुअल स्कोर और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में, ठीक है। तो उसका स्क्वायर लेते हैं, उसका स्क्वायर लेके देखते हैं, ठीक है। सो लीस्ट स्क्वायर इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि जो भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स आए वो कम से कम होना चाहिए है। यही ट्राई किया जाता है रिग्रेशन मेथड में। और डिटेल में इसी चीज़ को आगे स्टडी करेंगे। अभी हमने बेसिक पढ़े हैं, हम इसी चीज़ को आगे एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू भी करके देखेंगे। तो देखिए इसी मेथड को हम ऑर्डिनरी या लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। देखो रिग्रेशन बहुत प्रकार का होता है, पार्शियल रिग्रेशन मेथड भी होता है, मल्टीपल रिग्रेशन मेथड भी होता है, पॉलिनोमियल भी होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं रिग्रेशन। जो सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं वो है लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, ठीक है। लीनियर का मतलब मैं अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ बार बार, सो आई विल नॉट रिपीट। इसी को हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। दो बेसिक कैटेगरीज होती हैं। द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स आर ऑर्डिनरी
और लीनियर लीस्ट स्क्वायर टेस्ट या फिर नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर। अब वही है कि हम जो पढ़ेंगे वो लीनियर वाला ही पढ़ेंगे फिलहाल एग्जांपल्स के थ्रू। नॉन लीनियर वगैरह वाले में अगेन कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है कैलकुलेशंस, तो वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। Least squares is sensitive to outliers. A strange value will pull the line towards it. ठीक है, आउटलायर्स का बहुत इंपैक्ट पड़ता है उस पर। आप ये देख सकते हैं, लेट्स से ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन के थ्रू ही हम लाइन बनाते हैं, आगे बना के भी दिखाऊंगी मैं आपको। इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करेंगे वैल्यूज कि भाई अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रख दोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसी लाइन के बेसिस पे हम वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं। और ये जो लाइन बनती है, जो कि पहले तो हम एस्टिमेटेड लाइन बना रहे थे स्कैटर डायग्राम मेथड में विजुअली, वही लाइन हम न्यूमेरिकली बनाएंगे अब यहाँ पर, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू। तो ये होती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या फिर इसको रिग्रेशन लाइन भी बोल सकते हैं। और ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, जो वैल्यूज प्लॉट करी गई हैं, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। मतलब रिसर्चर ने जो एक्चुअल डाटा कलेक्ट किया है उससे उसके पास जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो इन डॉट्स के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रही हैं। कोशिश क्या करी जाती है कि ये जो लाइन है और ये जो डॉट्स हैं, ये जो एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एरर है, कि हमसे उतनी गलती हुई है प्रेडिक्शन में, ये एरर जो है वो कम से कम हो। और लीस्ट स्क्वायर सेंसिटिव टू आउटलायर्स क्यों है? ये तो चलो फिर भी पास में है, ये देखो ये इतना पास में है, गलती कम हुई है, यहाँ गलती ज़्यादा हुई है प्रेडिक्शन में। लेट्स से एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू इतनी दूर आ गई, ठीक है, अगर एक भी ऑब्जर्व वैल्यू बहुत दूर आ जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी रिग्रेशन लाइन होगी वो उसकी तरफ टिल्ट होगी, उसकी तरफ खिंचेगी। सो अ स्ट्रेंज वैल्यू, इवन अ सिंगल स्ट्रेंज वैल्यू विल पुल द लाइन टुवर्ड्स इट, क्योंकि हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो इस तरीके की फॉर्म होनी चाहिए है जो सारे ही पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस रखे। ठीक है, फिर इस वाले अगर एक दो पॉइंट्स इधर आ गए बिल्कुल ही आउटलायर्स, तो कहीं ना कहीं ये रिग्रेशन लाइन थोड़ी अगर यहाँ बनी होती तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ डिस्टेंस जो है दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, सो यानी कि बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है रिग्रेशन लाइन के ऊपर आउटलायर्स का। फिर देखिए, द स्ट्रेट लाइन शोज द पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इस इक्वेशन के बेसिस पे बनती है। इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि हम डिफरेंस कम से कम कर सकें बिटवीन द ऑब्जर्व रिस्पॉन्स एंड द रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेड बाय रिग्रेशन लाइन। हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं जो हमने ऑब्जर्व करी हैं और जो वैल्यूज हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं रिग्रेशन लाइन के थ्रू, उनके बीच का डिस्टेंस कम से कम हो। जितना कम एरर होगा, जितना कम ये डिस्टेंस जो है, जो एरर है, ये जितना कम होगा, लेस रेसिडुअल मीन्स द मॉडल फिट्स बेटर, मीन्स हमने ये जो प्रेडिक्शन के लिए इक्वेशन बनाई है ये उतनी ही बेहतर है जितना कम एरर होगा, जितना कम रेसिडुअल होगा। नाउ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एरर्स इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? डेविएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर करते थे, वही तो वेरिएंस होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये क्या हो रहा है? ये डेविएशन ही तो हो रहा है प्रेडिक्टेड वैल्यूज का। ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज से जो डेविएशन है, एरर टर्म वही ये डेविएशन तो शो कर रहा है। डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो वेरिएंस कहलाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वेरिएंस जो है उसको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए है। The least squares method of regression analysis is best suited for prediction models and trend analysis. इसका प्रैक्टिकली किस तरीके का इस्तेमाल होता है? जब भी हमें डाटा दे रखा हो और हमें जो है फ्यूचर वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी हो पास्ट डाटा के बेसिस पे, या फिर जो है देखो पास्ट डाटा के बेसिस पे मॉडल बनाया जाता है। लेट्स से प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, इक्वेशन बनानी है, तो जो पास्ट डाटा होगा कहीं ना कहीं उसी के बेसिस पे जो है हम ये इक्वेशन बनाएंगे प्राइस और डिमांड जैसे वेरिएबल्स के बीच में। फिर फ्यूचर में जो है कितना प्राइस रखें तो डिमांड कितनी होगी, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, स्टॉक मार्केट्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में क्या प्राइसेस होंगे शेयर्स के, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है। ट्रेंड एनालिसिस में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो पास्ट हिस्टोरिकल डाटा है उसका इस्तेमाल करके ही हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, फिर उन इक्वेशंस में वैल्यूज रख के जो है हम फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस वगैरह निकाल सकते हैं। ये मेथड कब अनरिलायबल हो जाता है? जब डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मतलब उसमें स्क्यूनेस है या उसमें आउटलायर्स प्रेजेंट है। ऐसे केसेस में जो है ये मेथड अनरिलायबल हो जाता है और ठीक से प्रेडिक्शंस नहीं आ पाएंगे। मूविंग सॉरी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
अब हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल से समझेंगे तो और भी क्लियर होगी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये दे रही हूँ एग्जाम्पल, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, ठीक है। अब जो है एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल जो है, इसमें से एक इंडिपेंडेंट मान लो, एक डिपेंडेंट मान लो। हमें क्या करना है, हमने लेट्स से वाई को माना है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को माना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इस तरफ लिखा जाता है वो इंडिपेंडेंट है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू हम निकालेंगे x की वैल्यू इसमें पुट करके। सो इस तरीके की इक्वेशंस को ऐसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। सो मेन चीज है a और b, ये जो दो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाए, तभी हम इक्वेशन बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला मैंने ऊपर दे रखा है, ये देखिए। b को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्मूलाज पढ़ाना नहीं है, फॉर्मूला क्या क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन कैसे लगेगा वो आगे समझाऊंगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करके देखेंगे। सो ये अभी थ्योरी समझाने के लिए ये एग्जाम्पल है। सो ये फॉर्मूला है, तो इसमें अभी एग्जाम्पल पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। और a की वैल्यू का फॉर्मूला है सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली जो है x बार मीन वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। यहाँ पे x की मीन वैल्यू 50, y की मीन वैल्यू 100 आई है, तो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। देन हमने ये x स्क्वायर निकाल लिया। अब ये जो x स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये स्मॉल x का स्क्वायर है। स्मॉल x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ये वैल्यू। टू बी मोर क्लियर लेट मी राइट इट लाइक दिस, ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। याद करो, x माइनस एक्स बार को स्मॉल x लिख सकते हैं, तो ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और ये x इंटू वाई, ये जो x इंटू वाई है ये एक्चुअल में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है। तो स्मॉल एक्स वाई जो है वो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डेविएशंस निकाले, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लिया और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार किया। इन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करो, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दिस इस वाली का टोटल, दिस इज माइनस 131, सो माइनस 131 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका टोटल 118.4, सो 118.4 ये आया माइनस 1.1। इस वाले में वैल्यूज पुट करें तो सिग्मा वाई 70 माइनस b की वैल्यू, ये जो b की वैल्यू निकाली है माइनस 1.1 इंटू सिग्मा एक्स दैट इज 64, जो x वैल्यूज है उनका सम टोटल 64 है, डिवाइडेड बाय n दैट इज 10 पेयर्स, ठीक है। ये वैल्यू आई है अपनी 14। तो इस तरीके से वैल्यूज पुट करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो a की वैल्यू जो है वो आई है माइनस a की वैल्यू आई है 14, ठीक है, और bx, तो b की वैल्यू आई है माइनस 1.1। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें सो y इज इक्वल टू 14, b की वैल्यू है माइनस 1.1, तो ये हो जाएगा माइनस 1.1x। इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ भी पहले लिखो कुछ भी बाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो माइनस 1.1x प्लस 14, या कह लीजिए 14 माइनस 1.1x। ये जो है ये हमारी रिग्रेशन लाइन को बनाने के लिए इक्वेशन निकल के आई है। इसके बेसिस पे हम वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमने ये इक्वेशन बना ली, अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज रख के देख सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, क्या होगी। इसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को और कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से, बीटा जीरो, ठीक है। तो बीटा जीरो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है। और a क्या है, a जो है y इंटरसेप्ट है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो ये पूरा bx तो निल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y किसके बराबर बचेगा, a के बराबर बचेगा, ठीक है। तो a क्या है, y इंटरसेप्ट हुआ। सो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट किया गया है बीटा जीरो से, तो ये जो है y इंटरसेप्ट है। ये y1 ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बीटा 1 होता है स्लोप का कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हमको चेंजेस बताता है,
कि x वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने पर y वेरिएबल में कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको चेंजेस बताएगा। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x की वैल्यू में चेंज आने पर y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, वो हमको इस कोएफिशिएंट से पता चलता है। यहाँ पे उसको b से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे इसको β1 लिखा गया है। हम नॉर्मल इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट अगर प्रॉपर रिसर्च वगैरह में देखा जाए तो इसके साथ साथ एरर टर्म ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो ये इक्वेशन बनाई है ये 100% सही वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सके, भाई एरर हो सकता है, तो इसीलिए एरर टर्म ऐड किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, मेरा पर्पस यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना नहीं था। ये जो इक्वेशन निकाली है ना, इसके बेसिस पे आगे हम लोग अब वैल्यूज प्लॉट करेंगे। तो देखो ये जो वैल्यूज x और y की लिखी हुई है 8 and 3, 2 and 10, 11 and 3, 6 and 6, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। एक्चुअल कह लो या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कह लो, इनको प्लॉट करेंगे हम, ठीक है। और ये जो आई है इक्वेशन y इज इक्वल टू 14 माइनस 1.1x, इसके बेसिस पे हम रिग्रेशन लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो देखो इक्वेशन हमारी ये आई थी -1.1x प्लस 14। अब अपने को बनानी है लाइन ऑफ बेस्ट फिट या रिग्रेशन लाइन। तो एक बार x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं यूजुअली, एक बार y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू अगर हमने यहाँ 0 रख दी तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, y किसके बराबर आया 14 के। और एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 12.7। बस इसको प्लॉट करो कि जब x 0 है तो y कितना है 14, जब y 0 है तो x कितना है 12.7। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। अब ये जो रेड लाइन आई है ना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये कहलाएगी रिग्रेशन लाइन, या जिसको हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट को प्रॉपरली बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें ये पॉइंट्स दिख रहे थे और हमने बीच में लाइन ड्रॉ कर ली, वो अभी तक हम करते आए थे, लेकिन अब इसको प्रॉपरली बनाने के लिए हमने इक्वेशन डेवलप करी पहले और उससे ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है। फिर हम एक्चुअल वैल्यूज प्लॉट करेंगे। एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हमको ये दे रखी थी, अब इनको प्लॉट करते हैं 8 and 3। सो दिस इज 8 and दिस इज 3, ये रहा 8 और 3 का पॉइंट लगभग। देन 2 and 10, so this is 2 and this is 10, ये रहा पॉइंट। then 11 and 3, so 11 and 3, ये रहा पॉइंट। then 6 and 6, so 6 and 6। so ये जो है ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ये देखिए इस तरीके से इनको हम प्लॉट करेंगे। अब दोनों चीज़ों को मर्ज कर दो, ये है अपनी रिग्रेशन लाइन और ये जो अपने प्लॉटेड पॉइंट्स आए थे, मतलब एक ही ग्राफ में दोनों चीज़ों को ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक्चुअल में डायग्राम बनाया जाता है। दोबारा से रिपीट करिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, इसको पर्टिकुलरली और प्रॉपरली निकालने के लिए हमको ये इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन में x की वैल्यूज रख के हम y की वैल्यूज प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो ये जो लाइन है ये हमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज दिखाती है, रिमेंबर ये लाइन हमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज दिखाती है। और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये हमने एक्चुअल डाटा को, एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज को प्लॉट किया है। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज वाली लाइन है रेड लाइन, और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं जो एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज दिखा रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा हमारा मॉडल बेटर है। इनके बीच का जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रेसिडुअल्स बोलते हैं। कि ये जो एक्चुअल वैल्यू है और ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इसके बीच का जो गैप है यही रेसिडुअल है, यही एरर है, ठीक है। यही कह लीजिए एक तरीके से डेविएशन है। और इसी का अगर आप स्क्वायर कर दो तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा। तो उसको कम से कम, रेसिडुअल कह लो, एरर कह लो, वेरिएंस कह लो, उसको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए है। सो ये था अभी सिर्फ और सिर्फ मॉडल कि एक्चुअल में रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, ठीक है। अब हम आगे इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस देखेंगे कि हम कैसे ये इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन में ये वैल्यूज तो हमें दे रखी होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, हमको बनानी होती है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन के बेसिस पे हम आगे की वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सके। सो अब हम क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। किसी भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एक्चुअल में दो लाइंस बनती हैं, एक रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, एक रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। क्यों? अगर हमें स्ट्रिक्टली और क्लियरली पता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है,
तो x कॉज है और y इफेक्ट है या वाई से वर्सा। अगर वो चीज़ क्लियरली पता है तो दो रिग्रेशन लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं पता है कि कौन सा वाला वेरिएबल x और y में से कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, फिर हमको दोनों रिग्रेशन लाइन बनानी पड़ती है। तो देखो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x कैसे बनेगी, क्या फॉर्मूला होगा। वैसे तो ये है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से लिखने का मतलब हुआ कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के बेसिस पे y की वैल्यू निकलेगी, तो y जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर इस तरीके से लिखते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर y के बेसिस पे x की वैल्यू निकलेगी, y इंडिपेंडेंट हो गया, x जो है वो डिपेंडेंट हो गया। सो ये है लिखने की। और अगर हमें पता है कि भाई x इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, अगर पता है कि x इंडिपेंडेंट है तो हम ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, अगर पता है कि y इंडिपेंडेंट है तो हम ये वाली बनाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सा वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, फिर दोनों बनाते हैं। और इनको बनाने का तरीका क्या है, इस तक पहुंचने का, इस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस वाई बार मीन्स y वैल्यूज का मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार मतलब x बार जो है वो x वैल्यूज का मीन। और ये बी वाई एक्स क्या है, b जो है वो स्लोप है। ऐसे ही इस वाले में देखो क्या है, y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस साइड आएगा y माइनस वाई बार, x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस साइड आएगा x माइनस एक्स बार, और यहाँ पे b एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कॉमन टर्म नहीं है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, मतलब वही है, b का मतलब स्लोप, लेकिन स्लोप भी दो अलग अलग निकलेंगी। इनको स्लोप भी बोलते हैं, इनको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं, ये भी अलग अलग निकलेगी। ये है y ऑन x की, ठीक है, y इस साइड लिखा है, आप तो इस तरीके से याद रखना, y ऑन x, तो पहले क्या आ रहा है y, बाद में क्या आ रहा है x। ऐसे ही इक्वेशन में भी पहले क्या आ रहा है y, फिर आ रहा है x, तो y ऑन x। तो जो स्लोप होगी, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट लिखोगे उसमें भी बी वाई एक्स, यानी कि पहले y फिर x। ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, और इसके बेसिस पे अलग अलग स्लोप निकल के आएगी, ये दोनों सेम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, ठीक है, तो x ऑन y सिंपली इस तरीके से याद रखो, पहले क्या आ रहा है x, तो यहाँ पे इक्वेशन में भी पहले क्या आएगा x ऑन y। ऐसे ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट में भी पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा। हर जगह आपको ये ध्यान में रखना है कौन सा टर्म पहले लिखना है, कौन सा बाद में, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। सो ए और बी जो है उनको रिग्रेशन पैरामीटर्स बोला जाता है। ये जो फाइनल इक्वेशन में ए और बी आते हैं, ये इनको हम बोलते हैं रिग्रेशन पैरामीटर्स। ए जो है वो अननोन कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि निकालनी पड़ती है, और बी जो है, ठीक है, वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं स्लोप। तो दो स्लोप होंगी, दो कोएफिशिएंट बनेंगे, क्योंकि दो रिग्रेशन लाइन बनेगी डिपेंडिंग कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। सो एक बी वाई एक्स, एक बी एक्स वाई, ठीक है। और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये भी अननोन होते हैं, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। These a and b are two unknown constants, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है जो हम निकालेंगे, और इन्हीं के बेसिस पे जो रिग्रेशन लाइन होगी उसकी पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है। अगर इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो लाइन जो है वो भी चेंज हो जाएगी, उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। द पैरामीटर a determines the level of the fitted line, that is the distance of the line directly above or below the origin। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट्स से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ली अपन ने, और ये हमें प्लॉट करना है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, ठीक है, x की वैल्यू रख दो 0, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, खत्म हो गया। y किसके बराबर बचता है, a के बराबर, ठीक है। तो यानी कि a क्या है, a इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर ये कह रहे हैं द पैरामीटर a डिटरमाइंस द लेवल ऑफ द फिटेड लाइन, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन डायरेक्टली अबव और बिलो द ओरिजिन। अगर a की वैल्यू, मैं यहाँ पे a की वैल्यू लेट्स से 2 थी, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 तो a की वैल्यू लेट्स से 2 थी, तो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन। तो लाइन अपनी यहाँ से स्टार्ट होगी। और अगर जो है x की वैल्यू 0 रखते और a की वैल्यू जो है वो 5 होती, तो अपनी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई होती।
तो यानी कि ओरिजिन से कितना ऊपर से अपनी लाइन स्टार्ट होगी उसका पता ए की वैल्यू से चलता है। ये देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन डायरेक्टली अबव और बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के कितने ऊपर से अपनी लाइन चालू होगी या नीचे से भी हो सकती है, ठीक है, कितने ऊपर से या कितने नीचे से लाइन स्टार्ट हो रही है उसका पता अपने को ए की वैल्यू से चलेगा। क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू 0 रख के देखेंगे, रिग्रेशन लाइन कैसे बनाते थे, इक्वेशन बना ली, फिर उसमें एक बार एक्स की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, एक बार वाई की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर अपन ने 0 रखी तो वाई की वैल्यू ए के बराबर बचती है, ठीक है। सो वाई क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, वाई जो है इधर है ये वाली एक्सिस। तो ए की जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग इस वाली एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट होगा। अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए की वैल्यू अगर 5 होगी तो लाइन लगभग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ओरिजिन के कितना ऊपर या नीचे से लाइन जा रही है उसका पता ए की वैल्यू से चलता है। इसीलिए ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है ए और बी, अगर इनकी वैल्यू चेंज होती है तो लाइन की पोजिशन चेंज हो जाएगी। और जो पैरामीटर बी है वो स्लोप डिटरमाइन करता है लाइन की, वो बताता है कि x में चेंज होने पर y में कितना चेंज आया या y में चेंज होने पर x में कितना चेंज आया। सो डेफिनेट सी बात है कि स्लोप जो होती है लाइन की वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कहीं ना कहीं स्लोप की पोजीशन डिटरमाइन करने में। सो a और b की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी, इक्वेशन चेंज होगी तो रिग्रेशन लाइन भी चेंज हो जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब फॉर्मूलाज देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। सो द फॉर्मूलाज ए और बी कांस्टेंट, मेनली हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए है। तो इसके लिए दो इक्वेशंस होती हैं, इनको बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। अगर हम x ऑन y वाली इक्वेशन की बात करें तो ये दोनों फार्मूला अप्लाई होंगे। अगर हम y ऑन x वाली इक्वेशन की बात करते हैं तो ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे। रिग्रेशन के नो डाउट क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, तो पूरा इस तरीके से तो a और b की वैल्यूज फाइंड करके और सब कुछ करने को नहीं आएगा। इसके शॉर्टकट क्वेश्चंस भी होते हैं जो मैं आगे के लेक्चर्स में लगवाऊंगी आप लोगों को, बट अभी एक बार हम फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस देखेंगे। सो फॉर x ऑन y एंड फॉर y ऑन x दीज आर द इक्वेशंस गिवन। अब ये जो है ना, इसमें जैसे सिग्मा x की वैल्यू पुट कर दी, नंबर ऑफ पेयर्स की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा y की वैल्यू पुट कर दी, ऐसे ही यहाँ पे सिग्मा xy की, सिग्मा y की, सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। दो इक्वेशंस को जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। या फिर चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो b होता है ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। सो जो अपना b है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, उसका लेट्स से एक फॉर्मूला ये होता है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर। फिर जो है हमें और कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया यहीं पे ये वाली इक्वेशन में क्या किया, सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स, देखो सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स, इधर एन बचा, फिर ये एन इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइड होके, ये एन इधर आ गया। तो इसी वाली इक्वेशन को इस तरीके से हमने लिखा है, इसी फॉर्म में, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसी वाली इक्वेशन को इस तरीके से हमने लिखा है। सो ये जो b है रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसको निकालना जरूरी होता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है तो हम इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करके सिंपली a की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम आगे देखेंगे। याद रखना ये सारी इक्वेशन सेम नहीं है, देखने में लग रही होंगी। जब x ऑन y वाली इक्वेशन बनानी है तो देखो सिग्मा x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा y है। जब y ऑन x वाली इक्वेशन बनानी है तो सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x है। अलग अलग हैं चीजें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं। सो b जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, दो होंगे डिपेंडिंग कि कौन से वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट मान रहे हो, कौन से वाले को आप डिपेंडेंट मान रहे हो। तो b एक्स वाई का मतलब क्या है, x ऑन y, ठीक है। सो अब यहाँ पर तीन तरीके के फॉर्मूलाज हैं। पहला, जब एक्चुअल वैल्यूज आप ले रहे हो, डेविएशन वगैरह नहीं, एक्चुअल x और y की वैल्यू ले रहे हो, तो फॉर्मूला होगा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल का स्क्वायर। एक चीज और याद रखो, एक फायदा है, जब यहाँ फॉर्मूला में जैसे x ऑन y है, ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर आया है। अगर यही y ऑन x होता तो क्या हो जाता, ऊपर का न्यूमरेटर तो सेम रहने वाला था, उसमें फर्क नहीं आता, ऊपर का न्यूमरेटर आपका सेम रहता, सिर्फ और सिर्फ नीचे n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल का स्क्वायर हो जाता, इतना ही फर्क आता है।
और इसीलिए ये देखना ज़रूरी है कि आप कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हो, BXY या BYX। फिर जब आप डेविएशंस ले रहे हो फ्रॉम अरिथमेटिक मीन्स ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर ये स्मॉल x और y जो है वो अरिथमेटिक डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, और सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो एक फॉर्मूला ये होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसको हम स्मॉल एक्स वाई लिख सकते हैं, तो वो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय सिग्मा y का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे स्मॉल y का मतलब क्या है, y माइनस वाई बार, तो इस पूरे का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो एक फॉर्मूला ये होता है जब आप मीन से एक्चुअल डेविएशंस लें। अच्छा, सेम चीज होगी, ये केस था BXY, x ऑन y वाला, तो डिनोमिनेटर में y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आया। अगर ये y ऑन x होता तो ऊपर का न्यूमरेटर तो सेम ही रहता, केवल नीचे क्या हो जाता, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूलाज रिग्रेशन कोएफिशिएंट के जो न्यूमरेटर में चीजें होंगी वो सेम रहेगी, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है बस। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से भी इसका रिलेशन होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से भी हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है ये R मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब अगेन सेम थिंग, x ऑन y है तो इसीलिए डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आया है, ठीक है। और अगर यही y ऑन x होता तो ये चीज रिवर्स हो जाती। फिर देखिए डेविएशंस इफ टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, हालांकि रिग्रेशन में अज्यूम्ड मीन वगैरह वाले फॉर्मूलाज का नहीं इस्तेमाल करते ज़्यादा, फिर भी देख लो। अगर अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेते हैं तो ये हो जाएगा n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ये सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर एक्चुअल x और y वैल्यूज लिए, यहाँ पे डेविएशन वैल्यूज ले लिए, डिवाइडेड बाय n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy होल का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूलाज हैं। अब दूसरे वाले रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, फॉर्मूला में किसी प्रकार का कोई चेंज आएगा नहीं। देखिए तो देखो, अब जो है हम लेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट दूसरा वाला BYX, यानी कि y ऑन x, ठीक है। तो इस बार डिनोमिनेटर में हर जगह आपको XX दिखेगा। सो देखिए एक्चुअल वैल्यूज से अगर डेविएशंस लेते हैं तो n ब्रैकेट में सिग्मा XY माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x, ये होल का स्क्वायर होना चाहिए है, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट सिग्मा x पूरे का स्क्वायर। अच्छा, इसी चीज को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, फॉर्मूला सेम ही है, बस फर्क क्या आया है, फर्क इस चीज का है कि n यहाँ डिनोमिनेटर में आया है। यही अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये n इधर आ जाएगा, अगर एलसीएम ले लोगे तो ये सिग्मा XY n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। सो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है बस। वैसे ही अगर आप जो है डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन ले रहे हैं तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्योंकि y ऑन x है तो डिनोमिनेटर में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा। इसी को स्मॉल एक्स वाई टर्म्स में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर। कोरिलेशन से रिलेट करके लिखना चाहो तो r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि y ऑन x था तो इसीलिए x जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ डिनोमिनेटर में आया है। और अज्यूम्ड मीन से डेविएशन ले तो n सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट के, मेन ये ऊपर वाले दोनों फॉर्मूलाज हैं, बस ये आप याद कर लो, और ये जो कोरिलेशन के साथ इसका फॉर्मूला है, इतनी चीज जो है आप याद कर लीजिए। और कोई भी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला याद कर लो, न्यूमरेटर सेम रहेगा, सिर्फ ये देखना है कि आप BYX निकाल रहे हो या BXY निकाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि डिनोमिनेटर में x वैल्यूज आएंगी या y वैल्यूज आएंगी। अब जो है दूसरी चीज की बात करते हैं, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, कोरिलेशन से इसका लिंक कैसे निकला, तो देखो सो इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये जो फॉर्मूला दे रखा था ना, इसमें r की वैल्यू पुट कर दी, कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है। सो ये कैंसिल हो गया,
ठीक है। अब ये अपने पास BY(x) था, तो ये कितना बचा अपने पास, कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला ओपन करके लिखो क्या होता है। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, 1/n। और यहाँ पर बचा क्या है अपने पास नीचे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट x माइनस एक्स बार, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। और सिग्मा x इंटू सिग्मा x, तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका पूरे का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय n। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये पूरी चीज़ जो है रूट में है, बट क्योंकि 2 बार स्टैंडर्ड डेविएशन आया है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 1/n है, ये इसको ऐसे मत लिखिए, कन्फ्यूजन होगा। ये पूरा अभी न्यूमरेटर में ही है अपने पास, ये इस तरीके से है, ये पूरा डिवाइडेड बाय n। अब होगा क्या, ये जो n, ये जो पूरी चीज़ है रूट में, क्योंकि ऊपर बाहर इसके स्क्वायर है, ठीक है, तो ये रूट हट जाएगी। रूट हट जाएगी तो देखिए क्या बचेगा, ये सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्योंकि ये n जो है, ये रूट के जब बाहर निकलेगा, ये अभी रूट n है, स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, तो ये रूट के बाहर निकलेगा तो खाली n हो जाएगा, तो ये वाला n और ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला केवल ये बचेगा, ये देखिए यही वाला फॉर्मूला बच गया। तो इसी फॉर्मूला को इस तरीके से कोरिलेशन से लिंक करके लिखा गया है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार केवल r की वैल्यू दे रखी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे होते हैं, और बोला जाता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालो। इसीलिए मैंने एक ही स्लाइड में सारे फॉर्मूलाज जो है एक जगह पे कंबाइन करके लिखे हैं, सो दैट आपको पता हो कि कौन कौन से फॉर्मूला से वैल्यू निकाली जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब शॉर्टकट क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम से अपने को ध्यान नहीं आता कि अभी जो है कौन सा वाला फॉर्मूला हमको लगाना चाहिए है। तो एक ही चीज को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, सारे आपके सामने हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है एक्स और वाई वेरिएबल्स की हमको वैल्यू दे रखी है। हमने जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लिया है और एक्स इंटू वाई। सो एक्स 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 एंड सो ऑन। वाई वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324 एंड सो ऑन। एंड एक्स इंटू वाई वैल्यू 10 इंटू 15 150, 12 इंटू 18 216 एंड सो ऑन। और फिर ये नीचे इनके टोटल ले लिए हैं। रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ एक्स ऑन वाई। अब x ऑन y का मतलब क्या हुआ कि हमको किस तरीके की इक्वेशन चाहिए, x इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी वाई, ठीक है, x ऑन y। तो x ऑन y मतलब पहले x आएगा इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। इस तरीके की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दो इक्वेशंस के थ्रू, डायरेक्ट मेथड के थ्रू सबसे पहले हम वैल्यूज निकालेंगे। सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, एक इक्वेशन ये है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सिग्मा एक्स 120, एन 8 पेयर्स हैं टोटल, सो 8a प्लस बी सिग्मा वाई 160, तो हो गया प्लस 160b। देन दूसरी इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स वाई दैट इज 2542, ए सिग्मा वाई 160, बी और सिग्मा वाई स्क्वायर 3372। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इनको सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। सो पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, ठीक है। सो 120 इंटू 20 दैट इज 2400, 8 इंटू 20 दैट इज 160a प्लस 160b इंटू 20 दैट इज 3200b, ठीक है। तो ये पहली वाली इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करके लिखा और फिर दूसरी इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर दिया। आप जो है पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस करेंगे तो 2400 माइनस 2542 दैट इज माइनस 142, 160a माइनस 160a कैंसल आउट, 3200b माइनस 3372b इज माइनस 172b। ये सॉल्व करेंगे, ये आ गया 0.8256। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.5। a और b की वैल्यू आ गई तो आपको आपकी रिग्रेशन इक्वेशन मिल गई।
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बनानी थी, मतलब इस फॉर्मेट में बनानी है। ए की वैल्यू -1.5 रखी, बी की वैल्यू 0.8256 रखी और साथ में वाई। ये आपकी जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई आ गई। सो इस तरीके से हम रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे आगे क्वेश्चन में पूछा जाता कि अगर y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करते, सिंपली y की वैल्यू 20 आप यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है, और y की वैल्यू 20 यहाँ पे पुट करते, x की वैल्यू आ जाती। सो ये प्रेडिक्ट करने के लिए, वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए इस तरीके से इक्वेशंस बनाई जाती हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी आगे हम यही क्वेश्चन करेंगे, बट अब हम जो है दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। सो अब ये इक्वेशन है y ऑन x की। सो y ऑन x मतलब इस तरीके की इक्वेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरीके की इक्वेशन अब हमको डेवलप करनी है। मेथड सेम रखेंगे, सब कुछ सेम रखेंगे, यहाँ तक कि ये पूरी टेबल एज इट इज कॉपी करी है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इक्वेशंस लेकिन चेंज होंगी। मैंने पीछे आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल इक्वेशंस दिखाई थी, मैंने कहा था y ऑन x के लिए दोनों इक्वेशन अलग है, x ऑन y के लिए दोनों इक्वेशन अलग है, तो इक्वेशंस अलग है, रिमेंबर दैट। ये इक्वेशंस लर्न करनी पड़ेंगी। बट ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले, उनमें इन इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे जिस मेथड से क्वेश्चन लगाएंगे ना, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव अप्रोच में उस तरीके से आएगा। तो देखो, सिग्मा y की वैल्यू 160, n 8, a प्लस b, सिग्मा x की वैल्यू 120, सिग्मा एक्स वाई 2542, a सिग्मा x की वैल्यू 120, b का b और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिस 1926। ये दो इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है बाय 15, सो 160 इंटू 15 इज 2400, 8 इंटू 15 इज 160a, 120 इंटू 15 इज 1800b। ये दूसरी वाली इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर दी। सो अब जो है फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस करेंगे, 2400 माइनस 2542, ठीक है, ये बचा -142, 160a माइनस 160a गेट्स कैंसल्ड आउट, 1800b माइनस 3372b दैट इज -1572b। b की वैल्यू निकाली, ये आई 0.0903, किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू आ जाएगी -18.6455। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालनी है, a और b की वैल्यू आ गई, सिंपली पुट कर दो। a की वैल्यू -18.6455, b की वैल्यू 0.0903x। सो इस तरीके से ये y ऑन x की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ y ऑन x के केस में? x। तो x की अगर आपको वैल्यू दे रखी होती कि भाई x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो सिंपली x की जगह पे आप 50 पुट करते, y की वैल्यू निकल के आ जाती। अब जो है ये दो इक्वेशंस क्यों बनी, दो रिग्रेशन लाइंस क्यों बनानी है? इसलिए बिकॉज वी डू नॉट नो विच इज द कॉज एंड विच इज द इफेक्ट, विच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया होता कि भाई x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर हम केवल एक ही इक्वेशन बनाते, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमको सिर्फ एक ही इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ती। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में इस तरीके से मेंशन किया गया होता है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको जो है इक्वेशंस बनानी होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, अब जो है दूसरे फॉर्मूलाज के थ्रू हमने सॉल्व किया थोड़ा। सो यहाँ पर जो है सिंपली x और y वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी हैं, ये हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यूज निकाल ली और x इंटू वाई की वैल्यूज निकाल ली। अब आई गेस मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या x इंटू वाई कैसे निकालते हैं, वो आप लोगों को पता है। और ये नीचे लास्ट वाले में टोटल वैल्यूज लिखी हुई है, टोटल दे रखा है लास्ट रो में, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल रहे हैं वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, हम b की कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, सॉरी b की रिग्रेशन कोएफिशिएंट की यानी कि वैल्यू निकाल रहे हैं। सो ये b एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और b वाई एक्स की निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले n कितने पेयर्स हैं? 8। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 535 माइनस सिग्मा एक्स 75 और सिग्मा वाई 50, तो 75 इंटू 50,
एन देखो बी एक्स ऑन वाई है, एक्स ऑन वाई, तो डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज वाई वाली आएंगी, और जब बी वाई एक्स होगा तो डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज वाई ऑन एक्स यानी कि एक्स वाली आएंगी। फिर ये एन 8 सिग्मा वाई स्क्वायर 380 माइनस सिग्मा वाई का होल का स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर। ये सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई 0.9815। देन बी वाई एक्स की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। सो बी वाई एक्स के लिए इस वाली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। एन इज 8, सिग्मा एक्स वाई इज 535, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई दैट इज 75 इंटू 50। अब आप देख सकते हैं इसका न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ डिनोमिनेटर का है। n sigma x square, so sigma x square is 769, so 8 into 769 minus sigma x whole का square that is 75 का square. Solving it ये आया 1.0057। ये आपके पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ गई। ये मेथड ज़्यादा आसान है इक्वेशंस बनाने के लिए एज कम्पेयर टू लास्ट वन, क्योंकि उसमें ए और बी दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ रही थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इक्वेशंस डेवलप कर पाएंगे। तो देखिए इक्वेशंस बनाने का और क्या फॉर्मूला होता है। अगर हमें x ऑन y वाली इक्वेशन बनानी है, x ऑन y, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, कोएफिशिएंट वही वाला लेना है। x ऑन y है तो कोएफिशिएंट भी बी एक्स ऑन y वाला लेना है। ये x ऑन y ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। सो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। और आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन हो तो इतना याद रखो, जो पहले आएगा वो पहले है। जैसे x ऑन y है तो पहले क्या आएगा, x, तो इक्वेशन में भी पहले x की वैल्यूज, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में भी पहले x, बस इतनी चीज याद रखो। सो बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। और y ऑन x वाली इक्वेशन बनानी हो तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो सिंपली हमने मीन वैल्यूज निकाल ली, x बार और y बार निकाल लिया। सो x का सम टोटल 75 डिवाइडेड बाय 8, y का सम टोटल 50 डिवाइडेड बाय 8। ये आ गई मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, x माइनस एक्स बार 9.375, बी एक्स वाई की वैल्यू 0.9815, ब्रैकेट में y माइनस वाई बार की वैल्यू 6.25। इसको सॉल्व करेंगे ओपन करके ब्रैकेट्स, इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 3.2406 प्लस 0.9815y। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, y माइनस वाई बार इज 6.25 इज इक्वल टू बी वाई एक्स, दिस वैल्यू 1.0057, ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार दैट इज 9.375। ठीक है, सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करके, द इक्वेशन वुड बी y इज इक्वल टू माइनस 3.1784 प्लस 1.0057x। सो ये तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज़ कंपैरेटिवली मोर इजी। आपको प्रॉपर्ली ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे जो है मेथड्स बताए थे, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू मेथड का हमने इस्तेमाल किया है। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा हो तो उसके थ्रू भी हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड का ज़्यादा हम इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर आप एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेके जो है उस फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, वो मैंने आगे दिखाया है नेक्स्ट एग्जांपल में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली हम लोगों को जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, यूजुअली इक्वेशन बनानी होती है, रिग्रेशन लाइन वाली इक्वेशन जो वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर सके। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी जाती हैं, और ग्राफ मैंने आपको समझाया है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, रिग्रेशन लाइन कैसे बनती है, बट ग्राफ वगैरह का एग्जाम में तो ऑब्वियसली आएगा नहीं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में, सो उसकी कोई टेंशन नहीं है। सो नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो रिग्रेशन लाइन बनाने को नहीं दिया गया, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया। इसमें डायरेक्टली बस इतना दिया गया है, एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन होज एज इज 45। अब इसमें दो वेरिएबल है, एज एक्स वेरिएबल, ब्लड प्रेशर वाई वेरिएबल। अब इसमें कह रहे हैं आप ब्लड प्रेशर एस्टिमेट करो, तो यानी कि ब्लड प्रेशर निकालना है, जो चीज निकालनी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुई। स्पोर्ट्स पर्सन जिसकी एज कितनी है 45, तो एज आपको दे रखी है, जो चीज दे रखी है एज वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो एज है, जो एक्स वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे मेंशन कुछ नहीं किया गया है, बट यहाँ पे दोनों इक्वेशंस बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन इसमें जो है एग्जाम में क्लियर, सॉरी एग्जाम कह रही हूँ,
क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि किस वेरिएबल के बेसिस पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। तो इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। सो ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमको निकालना है। किसके बेसिस पे निकालना है, एज के बेसिस पे। तो एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। तो एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि कौन सी इक्वेशन बनानी चाहिए है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस तरीके की इक्वेशन हमको बनानी चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है अपना। ठीक है, तो अब इसमें मैंने एक्चुअल मीन से डेविएशन लेने वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल किया है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी हैं, मीन वैल्यू निकाली तो एक्स बार 50 और वाई बार 100 आया। एक्स माइनस एक्स बार यानी कि एक्स माइनस 50, सो 42 माइनस 50 माइनस 8, 36 माइनस 50 माइनस 14 एंड सो ऑन। y माइनस वाई बार यानी कि y वैल्यूज माइनस 100, सो 98 माइनस 100 माइनस 2, 93 माइनस 100 माइनस 7 एंड सो ऑन। फिर ये जो है ना, ये स्मॉल एक्स स्क्वायर है, ये स्मॉल वाई स्क्वायर है, ये स्मॉल एक्स वाई है, यानी कि ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, ये y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है, और ये x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है। सो माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 14 का स्क्वायर 196 एंड सो ऑन। y माइनस वाई बार वैल्यूज का स्क्वायर दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। देन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दैट इज माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस 16, माइनस 14 इंटू माइनस 7 दैट इज प्लस 98 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज निकाल ली और इनका टोटल कर लिया लास्ट रो में। अब देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अब हम। सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, एक्स ऑन वाई निकालना है। तो सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, ये स्मॉल एक्स वाई है, ये स्मॉल वाई है, मतलब ये एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्मॉल एक्स वाई का टोटल माइनस 128, माइनस 128 एक्स ऑन वाई था, इसीलिए डिनोमिनेटर में सिग्मा वाई स्क्वायर आया है। सो सिग्मा वाई स्क्वायर इज 1120, ये वैल्यू आ गई माइनस 0.1143। ऐसे ही बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स निकालना है, तो देखो न्यूमरेटर तो सेम ही है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 904 टोटल है। सो इसको सॉल्व किया, ये आया माइनस 0.1416। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप इक्वेशंस बना सकते हैं। एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। एक्स बार की वैल्यू 50, बी एक्स वाई की वैल्यू माइनस 0.1143 रखी और वाई बार की वैल्यू 100 रखी। सॉल्व करेंगे, ये आएगा x इज इक्वल टू 61.43 माइनस 0.1143 वाई। ऐसे ही y माइनस वाई बार, यहाँ वाई बार की वैल्यू 100, बी वाई एक्स की वैल्यू 0.1416 माइनस का x माइनस एक्स बार दैट इज x माइनस 50। सॉल्विंग दिस वी गेट y इज इक्वल टू 107.08 माइनस 0.1416x। अब मैंने यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशंस निकाल के दिखाई हैं, ठीक है, बट हमारे को यूज कौन सी इक्वेशन करनी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली। हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। कई बार बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो सोचते हैं दोनों में से कोई भी इक्वेशन जो है बना लीजिए और उसमें जो है आप ये वैल्यू रख दो 45 और आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, करके देख लेना। ये जो है अपने को यहाँ पर 45 एज दे रखी है, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है। दोनों ही इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 45 रखते हो ना, y की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी है जहाँ पर हमारा जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है यहाँ पे। सो एस्टिमेशन ऑफ BP ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन हुज एज इज 45, जिसकी एज 45 है उसका BP क्या होगा। सो देखो y इज इक्वल टू 107.08 माइनस 0.1416x, इसमें सिर्फ x की वैल्यू 45 पुट कर देंगे, ये सॉल्व किया, ये आ गया 100.7, यानी कि 100.7 जो है BP होगा उस पर्सन का जिसकी एज 45 है। यही आप x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में 45 रख के देखो, आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये गड़बड़ी बस नहीं करनी है, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपसे क्या चीज़ प्रेडिक्ट करने को बोली जा रही है। जिस चीज़ की वैल्यू निकालने को बोली जा रही है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल मानो और दूसरे को इंडिपेंडेंट मानो और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ।
लास्ट में वन मोर थिंग, कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स अब हमें पता चल गए हैं, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट से कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है। कोरिलेशन का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का रूट होता है हमारा आर, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो देखिए -0.1143 एंड -0.1416 दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका रूट, ये आया 0.1272। अगर मैं साइन की बात करूं तो आप देख सकते हैं दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम है। याद रखना, अगर आप सही सॉल्व करते जा रहे हैं तो हमेशा दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम आएगा। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन होगा वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन होगा। तो आप तो सिंपली जो नंबर्स निकल के आए उनका प्रोडक्ट लेके उनका रूट ले लो, साइन तीनों चीज़ों का सेम होगा। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन होगा वही रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन होगा एंड वाइस वर्सा। अगर आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन पता है तो वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन होगा, और हमेशा दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम होगा, क्योंकि साइन जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि x का y के साथ कुछ और, x का y के साथ जो रिलेशन है y का x के साथ वो रिलेशन नहीं है, मतलब x का y के साथ अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालें तो वो माइनस में आ जाए और y का x के साथ निकालें तो वो प्लस में आ जाए? नहीं, भले ही x और y में से कोई भी इंडिपेंडेंट या कोई भी डिपेंडेंट हो, दोनों के बीच में रिलेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए साइन जो है, साइन हमेशा सेम रहेगा। तो वही साइन आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट के आगे भी लगा देना है। सो रिग्रेशन तो अभी आगे है, और भी और क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को लगवाऊंगी, स्पेशली ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चन लगवाऊंगी जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अभी जो है मैं आपको एक बार लेंदी क्वेश्चंस लगवा रही हूँ सो दैट आपको पता चले कि मेथड क्या है क्वेश्चंस लगाने का। बाकी ऑब्जेक्टिव वाले भी मैं अलग से लगवाऊंगी। थैंक यू।